Assalamu alaikum dear students, myself Mudassir sir, physics faculty Kai Parepura. I welcome you all and I hope you all are doing well. बेटा आप सब जानते हैं कि काई की तरफ से एक श्योर शॉर्ट सीरीज चल रही है जो कि बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये मेहनत सिर्फ इसलिए है ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो फिर शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। आप लोगों को यहां दिख रहा होगा कि क्लास 12th का एक चैप्टर है दैट्स करंट एलएसटी। अगर करंट एलएसटी की हम बात करेंगे तो इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। करंट एलएसटी में आपको मिलते हैं 7 मार्क्स बोर्ड की तरफ से। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिले, 1 मार्क्स का हो, आपको शॉर्ट आंसर टाइप मिले 2-3 मार्क्स का भी मिल सकता है, या आपको 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो हर कैटेगरी के क्वेश्चन को हम यहां डिस्कस करेंगे। और लेकिन इस बात को तो आप अच्छे से जानते ही हैं क्योंकि हम यहां इसमें डिटेल्ड मतलब यह कि हम यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड में वैसे भी न्यूमेरिकल बहुत आसान आती है। डिटेल्ड से मेरा मतलब यही है। बाकी जितने भी हम यहां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनको तो हम एंड टू एंड कनेक्ट ही करेंगे और कट टू कट बातें करेंगे ताकि आपको फायदा मिले और आप बोर ना हो जाए। तो शुरू करते हैं फिर करंट एलएसटी से विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए फिर, आप लोगों को तो यहां पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में से आपको मैंने कुछ यहां पर डेफिनेशंस लिखे हैं। मैंने डेफिनेशन इसलिए बोले क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप है तो ज्यादा इनको खींचने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन बोलना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे करंट की, तो बेटा बात करेंगे करंट की। होता क्या है करंट, ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं करंट की, ध्यान से सुनना, या इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक। एक बात बताइए, पहले इसको पढ़ने से पहले एक बात बताइए, क्या आप लोग ये जानते हैं, सपोज करते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है। ध्यान से सुनना इधर, ये मैंने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर बनाया बेटा। अब इस कंडक्टर में क्या होता है सर? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस सर। क्या वो फ्री होते हैं? यस सर। क्या वो फ्री होने के बाद क्या वो रेस्ट पे होते हैं? नो सर, वो रेस्ट पे नहीं होते हैं, दे आर इन मोशन। अब जो मोशन होता है क्या वो सीधा साधा मोशन होता है? नो सर, वो रैंडम मोशन होता है। और वो रैंडम मोशन आता कहां से है? इट इज बिकॉज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। इनके पास रैंडम थर्मल वेलोसिटी होता है। अच्छा सर, और क्या होता है अंदर? सर और एक चीज अंदर होती है, जैसे मान लो सपोज करते हैं, अभी मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करी, ये मेरे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेट सपोज ये मेरे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर इसके अलावा इसमें और क्या चीज होती है सर? अगर मैं बात करूं बेटा, इसके अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयॉन्स, जिनको हम बाद में या नाम दिया जाता है कैनल्स, ठीक है। फिर से सुनो एक बार, एक कंडक्टर है आपके पास, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बसते हैं और वो सारे के सारे फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्टर। क्या रेस्ट में होते हैं? नो सर। क्या मोशन में होते हैं? यस सर। रैंडम मोशन में होते हैं? यस सर। इनके पास कौन सी वेलोसिटी होती है? थर्मल वेलोसिटी होती है। सर और क्या होता है? सर पॉजिटिव कर्नल्स भी होते हैं सर। अब सवाल यह है कि हमको डिफाइन करना है करंट, लेकिन जो मैंने छोटी सी बात आपको बोली आगे काम आएगी, इसलिए मैंने बोला, ठीक। मान लो सपोज करते हैं मैंने यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया। ध्यान सुनना, मैंने यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, लेट सपोज मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जब मैंने कंडक्टर के अंदर लिया, अब चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मोबाइल चार्जेस है, क्या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेंगे? क्या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग फ्लो करेंगे, इसके अक्रॉस फ्लो करेंगे? यस सर करेंगे। तो यही तो बनाता है करंट। तो व्हाट इज करंट? हम कहते हैं इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, दैट्स नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट। इट कंस्टिट्यूट्स द करंट। अब सवाल यह है कि अगर ये किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजर रहे हैं, अगर ये किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लो होने का एक रेट होगा। तो करंट को डिफाइन एक्चुअल में ऐसे करा जाता है। अगर हम करंट की बात करेंगे तो इसको एक्चुअल में ऐसे डिफाइन करा जाता है, बोला जाता है इट इज द रेट ऑफ, ध्यान से सुनना, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज across the cross sectional area of a conductor। ध्यान से सुनना, आपको तो पता ही है, कुल मिला के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। व्हाट इज करंट? चार्ज का फ्लो होना थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट।
अब फ्लो होने का एक रेट होगा तो इसको अच्छे से डिफाइन ऐसे करा जाता है, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब सब जानते हैं रेट कितने तरह का होता है सर, रेट होता है दो तरह का, एक हो गया एवरेज रेट, दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। अगर रेट दो तरह का है, क्योंकि करंट खुद एक रेट है, तो करंट भी कितने तरह का होगा, एक होगा एवरेज करंट, दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट को लिखने का तरीका क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट को लिखने का तरीका क्या है, लेट्स सी, लेट्स सपोज तुमने यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया था सर, 2 मिनट सुन लेना, बिल्कुल आसान है। लेट्स सपोज इसमें जो चार्ज क्रॉस कर रहा था, इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा था, लेट्स सपोज कि इसमें चार्ज फ्लो कर गया डेल्टा क्यू। सर क्या ये कुछ टाइम लेगा, लेट्स सपोज दैट इज डेल्टा टी। तो एक होता है पहला जिसको हम कहते हैं एवरेज करंट, जिसको कहते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट को लिखा जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। दूसरा जिसको हम कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं इफ वी आर टॉकिंग फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इफ ध्यान से सुनना इधर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी वायर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। एक होता है एवरेज करंट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट कैसे लिखा जाता है आपके सामने है, इंस्टेंटेनियस करंट जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस करंट। और इस इंस्टेंटेनियस करंट को लिखा कैसे जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा और आपको यहां इतना ही समझने की जरूरत है, और करंट इतना है भी। अच्छा, और एक बात, अगर हम बात करते हैं सर, जो कि पूछा जाता है, अगर हम बात करते हैं, सपोज करते हैं सर, आपने तो लिखा सर ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, सर इसका यूनिट क्या बनेगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सर, दिस इज कूलम पर सेकंड। सीधी सीधी बात है, अगर इस कूलम पर सेकंड की बात करेंगे, इसी को तो नाम दिया जाता है दिस इज एम्पियर, इसी को तो बोलते हैं एम्पियर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, आपको बोला जाएगा, सपोज करते हैं अगर मैंने चार्ज को रखा था, सपोज करते हैं इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर मैंने टाइम को रखा 1 सेकंड, तो मुझे बताओ करंट क्या बन जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड, इसको बोला जाता है 1 एम्पियर। सवाल में आपसे पूछा जाएगा सर, सवाल में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान सुनना इधर, आपसे बोला जाएगा, ध्यान सुन, मैंने क्या करा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने यूनिट बोला कूलम पर सेकंड, इसको एम्पियर कहते हैं। अब मैंने आपको बोला अगर चार्ज एक ही कूलम होगा, अगर टाइम एक ही सेकंड होगा, तो करंट बनेगा 1 कूलम बाय सेकंड, दैट इज 1 एम्पियर। सवाल ये आपको पूछ सकते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। तो व्हाट इज एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि द करंट is said to be, the current is said to be 1 ampere। सीधी सीधी बात है, when the charge flowing is 1 coulomb per second, when the charge flowing through the cross section is flowing through, when the charge flowing through cross section is 1 कूलम पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इज 1 कूलम पर सेकंड। कहने की बात यह है कि अगर 1 कूलम चार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा है पर सेकंड, उस टाइम जो करंट बन रहा है, उस करंट को कहते हैं 1 एम्पियर करंट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम जाया नहीं करना है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान सुनना इधर, दूसरा जो हमारे पास था, ध्यान से सुनना इधर, दूसरा कौन सा था, शाबाश, दूसरा जो हमारे पास था दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, करंट डेंसिटी की बात करते हैं, शाबाश। नेक्स्ट इज, चलो बात करते हैं करंट डेंसिटी की सर, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, दूसरा जो डेफिनेशन है इसमें दैट इज करंट डेंसिटी। एक सवाल है आपसे, करंट डेंसिटी, अगर मैं बात करता हूं करंट डेंसिटी की, पहले एक बात बताओ, करंट स्केलर है कि वेक्टर है, सर करंट स्केलर है। अगर मान लो मैंने, अक्सर मैं बोलता हूं बच्चों को, अगर वहां से पूछा जाए करंट स्केलर है कि वेक्टर है, तो स्केलर है। अगर वहां लिखा हो स्केलर वेक्टर की टेंसर, तो तब टेंसर बोला जाता है। बहुत डिफरेंट कहानी है, लेकिन अब याद रखो करंट क्या है, स्केलर।
अब करंट डेंसिटी और एक टर्म है, ध्यान सुनना इधर, करंट डेंसिटी और एक टर्म है जो करंट के रिलेटेड ही है, इसको लिखा है जे, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब डिफाइन इसको कैसे करेंगे, डिफाइन इसको कैसे करा जाता है, एक सेकंड का मसला है, नजर रखना इधर। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनना इधर सर, अगर मैं आपसे कहूं 2 मिनट नजर रखेंगे। अब लेट सपोज मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ये है मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नजर रखना यहां, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां से मैंने एक करंट को फ्लो कराया। जरा एक बात बताओ, ये जो करंट आपने यहां फ्लो कराया, लेट सपोज कि इसका जो एरिया है दैट इज डेल्टा ए, और जो यहां पर मैंने करंट फ्लो कराया दैट इज डेल्टा आई। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, जो ये एरिया है, ध्यान से सुनना इधर, एरिया जो है इट इज नॉर्मल टू, एरिया इज नॉर्मल टू द, एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ, area is normal to the direction of flow of current। ये कंडीशन है इसकी। एरिया जो है, ध्यान से सुनना इधर, एरिया जो है, जो यहां पर एरिया है, इट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तब डिफाइन करा जाता है, करंट डेंसिटी को डिफाइन करा जाता है, इट इज करंट पर यूनिट एरिया। ध्यान सुनना इधर, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसको लिखा जाएगा सर, करंट कितना, डेल्टा आई, कितना एरिया, डेल्टा ए, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सपोज ध्यान से, अगर आपसे बोला जाएगा ये जो करंट डेंसिटी है, क्या करंट डेंसिटी वेक्टर है? यस सर। करंट डेंसिटी अगर वेक्टर है सर, तो करंट डेंसिटी की कोई डायरेक्शन भी होगी? यस सर, कोई डायरेक्शन भी होगी। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम, द डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन करंट की होगी। करंट की डायरेक्शन वही होती है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में फील्ड हो उसी डायरेक्शन में हम करंट मानते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम, current density is same as that of electric field, the direction of current density is same as that of electric field। चलो और एक बात करते हैं, और एक बात सपोज करते हैं, मैं आपसे कहता हूं आपने लिखा करंट डेंसिटी को, आपने लिखा, सपोज करते हैं आपने लिखा दिस इज डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। 2 मिनट के लिए इसका यूनिट क्या बनेगा? दिस इज सिंपली, इसका यूनिट जो बनेगा सर, क्या बनेगा यूनिट? सर यूनिट बन रहा है इसका, यूनिट जो इसका बनेगा दैट इज सिंपली इक्वल, करंट का क्या है? एम्पियर, एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। ये है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। सवाल इसमें यह है कि ये तब ऐसे डिफाइन करा जाता है अगर जो सरफेस एरिया है या जो एरिया है इट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया से डिफाइन करा जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट के रिलेटेड ही एक क्वांटिटी है, इसको माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी भी कहते हैं। इसके बाद डायरेक्शन जो होती है वही डायरेक्शन होती है जो फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इसका जो यूनिट बनता है दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज करंट डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। यहां पे आप नजर रखोगे सर, रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं? मैंने आपको अभी बोला, अगर रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे, ध्यान सुनना इधर, मैंने आपसे अभी क्या कहा था? रिलैक्सेशन टाइम, सुनना ध्यान से, रिलैक्सेशन टाइम इसको टाउ से डिनोट करा जाता है। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करा जाता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या मैंने आपको पहले ही बोला कि लेट सपोज मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर, लेट सपोज मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। क्या इस कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे, क्या ये कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है? यस सर। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान सुनना इधर, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर है क्या ये फ्री है? यस सर। क्या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद अगर बात करेंगे, क्या इसमें अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स भी हैं? यस सर। क्या इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात तो मैं यहां लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन्स आर
ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम थर्मल मोशन। इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम थर्मल मोशन, पहली बात तो आप ये याद रखोगे। दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव कैनल्स हैं, अगर ये रैंडम थर्मल मोशन में, जरा ध्यान से सुनना इधर, क्या ये इलेक्ट्रॉन, मान लो सपोज करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चला, क्या ये पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, टकराएगा, फिर यहां चलेगा, टकराएगा, फिर यहां चलेगा, टकराएगा, टकराने को क्या कहते हैं, कोलिजन। अब सवाल यह है कि बिना टकराए ये कुछ चला, यस सर, तो बिना टकराए ये कितना चला, उसको कहते हैं फ्री पाथ, और बिना टकराए कितनी देर तक चला, उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब सपोज करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन आया, यहां इस पॉजिटिव कैनल से टकराया, फिर यहां से टकराने के बाद यहां आया, अब इस दौरान बिना टकराए कितना चला, दैट्स कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थर्मल वेलोसिटी की वजह से, अब ये आपस में टकराएंगे, पॉजिटिव कैनल्स के साथ टकराएंगे, टकराते टकराते उसको कहते हैं हम कोलिजन, और बिना टकराए कितना चला उसको कहते हैं फ्री पाथ, और बिना टकराए कितनी देर तक चला उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कितनी देर तक ये सांस ले रहा है, कितनी देर तक ये सांस ले रहा है। जैसे मान लो सपोज करते हैं यहां से चला, यहां पर एक पॉजिटिव कैनल है, यहां से लेके यहां तक आसानी से चल रहा है, ये बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में चल रहा है, बिल्कुल सांस लेके चल रहा है, जैसे यहां पकड़ा यहां टकराया, अब बिना टकराए ये कितनी देर तक चला, दैट्स कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, सपोज करते हैं मैं आपसे कहता हूं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, हम कहेंगे इट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय a free electron between two successive collisions, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब सवाल यह है क्या वहां अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, नो सर। या मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज में बिना टकराए कितना चला, एवरेज में बिना टकराए कितना चला, दैट इज मीन फ्री पाथ। एवरेज में बिना टकराए कितनी देर तक चला, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैं आपसे कहूं, सपोज करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को मैं कैसे लिखूं, शाबाश, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अक्सर यही डिफाइन करा होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या लिखेंगे इसको, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को, इट इज द टोटल टाइम, सिंपली क्या बोलेंगे, इट इज द टोटल टाइम, एवरेज ही तो निकालना है, टोटल टाइम टेकन between two successive collisions for all the free electrons, average निकालना है divided by total number of free electrons। ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, ऐसा भी लिख रहे हैं, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इसको लिख सकते हैं τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये काम की चीज है, अभी काम आएगी, इस बात को याद रखना, ठीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा करंट, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वो होता है दो तरह का, एक होता है एवरेज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज भी लिखा, इंस्टेंटेनियस भी लिखा। यूनिट होता है उसका एम्पियर सर, और एम्पियर में हमको पूछ सकते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर का मतलब होता है कि वो करंट जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करे, जिसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज 1 कूलम, और कितनी देर तक चार्ज फ्लो करे, दैट्स 1 सेकंड। दूसरी बात, करंट डेंसिटी रिलेट है करंट के, क्योंकि करंट खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसके रिलेट एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी गई, दैट्स नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को डिफाइन करा जाता है या डिनोट करा जाता है पहले तो J से, और डिफाइन करा जाता है कि इट इज करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट उसका बता दिया, उसकी डायरेक्शन जो होती है इट इज सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन सांस ले पा रहा है, कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन सांस ले पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, मतलब बिना टकराए कितनी देर तक चला, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। आपस में रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन का मतलब ये है तो अंदर तो कोलिजन होंगे ही, जब कोलिजन होंगे तो कोलिजन होंगे, रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन होंगे ना,
तो आपस में टकराएंगे या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कर्नल्स के साथ टकराएगा, बिना टकराए कुछ देर तो चला, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, बिना टकराए कुछ तो सांस लेगा, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को ऐसे डिफाइन करा जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकालना है, दैट्स इट। नेक्स्ट की बात करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर से वही कहानी। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बोर्ड है, कट टू कट बातें होंगी, मैं आपको यहां पर 4-4 घंटे बोर नहीं करना चाहता। तो जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो रिक्वायर्ड हमको है, वही करना है डिस्कस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं? पहली बात तो यह है कि क्या हम जानते हैं कि मेरे पास जो कंडक्टर है इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या मैंने अभी लिखा ये, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या ये रैंडम मोशन में है? यस सर। क्या इनके पास थर्मल वेलोसिटी है? यस सर। एक बात बताओ, ये जो मैंने कंडक्टर यहां बनाया, क्या मैंने नॉर्मल से कंडक्टर उठाया? क्या मैंने इस पे एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करा? एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करने से मतलब क्या मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है? नो सर। क्या मैंने कोई बैटरी लगाई है? नो सर। क्या मैं आपसे अगर कहूं कि आपको अगर हाथ में एक कार्बन रॉड दिया जाएगा, सॉरी कॉपर रॉड दिया जाएगा, एल्युमिनियम का रॉड दिया जाएगा, क्या वो भी तो कंडक्टर है? क्या आपको वहां पर फील हो रहा है कि अंदर की वो करंट उसमें दौड़ रही है, आपको कोई शॉक नजर आ रहा है? नो सर। तो ये पहली बात तो ये जहन में आ रहा है ना, पहला आइडिया यही आ रहा है। मान लो सपोज कहते हैं मैंने कॉपर रॉड, अच्छा ये कॉपर रॉड है, उठाया मैंने, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको पकड़ूंगा तो क्या मुझे करंट मारेगी? नो सर। तो इसका मतलब पहली आइडिया आ रहा है, इसमें करंट चल ही नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है वो पहले सीखेंगे, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट क्यों आया और कैसे आया वो भी देखेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है वो भी देखेंगे। लेट्स सपोज अगर मैंने आपसे भी कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को आप देखेंगे, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप देखेंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर्स को आप देखेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रैंडम मोशन में है? यस सर। अगर ये रैंडम मोशन में है तो किस वेलोसिटी से चल रहे हैं? सर ये थर्मल वेलोसिटी से चल रहे हैं, इनके पास थर्मल वेलोसिटी है। अगर ये थर्मल वेलोसिटी से चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी यहां कभी वहां। तो फाइनली मान लो सपोज करते हैं इसकी मैं बात करता हूं, 2 मिनट सुन लेना यहां पर। अगर मैं इसकी बात करता हूं, पहले इसको समझो, मान लो यहां से चला इधर टकराया, फिर इधर चला इधर टकराया, फिर इधर चला इधर टकराया, फिर इधर चला इधर टकराया, अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वापस आएगा, जहां से शुरू करा वहीं पर वापस आया। रैंडम मोशन है और रैंडम का रिजल्ट तो आप जानते ही हैं, रैंडम मोशन है, जहां से स्टार्ट करा तो ऐसा लग रहा है क्योंकि यहां बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करा है, क्या अगर मैंने इनको नॉर्मल कंडीशन में रखा है? ऐसा नहीं लग रहा है। जहां से चला प्रोबेबिलिटी अपनी ही जगह पे वापस आ जाएगा। तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? यहां पर मुझे एक बार बताओ, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? इसने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा? दैट इज 0। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज एवरेज, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है? जरा बताएगा कोई, एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी 0। क्या स्पीड भी 0 है? नो सर, स्पीड 0 नहीं है, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0। अच्छा सर, फिर अब मैंने क्या करा? मैंने अब इसी में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करा। सर एक्सटर्नल फील्ड कहां से लाया? मैंने एक बैटरी कनेक्ट करी, ध्यान से सुनना। अगर ये मैंने बैटरी कनेक्ट करी तो बताओ, इसको मैंने रखा हायर, इसको क्या रखा? लोअर। दिस इज हायर एंड अनदर इज लोअर। लेट्स सपोज इसकी लेंथ मैंने रखी है L। लेट्स सपोज यहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है V, मतलब ये मान लो 0 है, ये हायर पोटेंशियल दैट इज V। अब क्या होगा? अब तो इलेक्ट्रॉन्स पहले, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज इसको मैं समझाता हूं। एक तो इलेक्ट्रॉन पहले ही थर्मल वेलोसिटी से रैंडमली मूव कर रहा था, ये फिर भी वही करेगा, रैंडमली मूव करेगा, लेकिन इसके आने से, बैटरी के आने से क्या हुआ? बैटरी के आने से यह हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हुआ तो मुझे बताओ, क्या ये नेगेटिवली चार्ज आयन जो है, ये सॉरी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है, क्या इस पे फोर्स आएगा? थर्मल वेलोसिटी से घूम ही रहा था, अब फील्ड के आने से क्या हुआ? फील्ड आया तो क्या इस पे एक एक्सटर्नल एफर्ट लगेगा? यस सर। कौन लगाएगा? एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड आया कहां से? बैटरी लगाने से। तुमने बैटरी लगाया, एक्सटर्नल फील्ड आया। अब ये भाई साहब एक तो रैंडमली भी मूव कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ में क्या इस पे एक फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड?
यस सर, और वो फोर्स कहां होगा, क्योंकि खुद नेगेटिवली चार्जड है, तो इस पे जो फोर्स आएगा बताओ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे समझो, मान लो ये ऐसे चल रहा था रैंडमली, लेकिन कंटिन्यूअसली एक फोर्स लग रहा है। अब मुझे बताओ, क्या अगर अभी तक ये अपनी जगह पे वापस आ रहा था, लेकिन क्या इस बार भी अपनी जगह पे वापस आएगा? नो सर, क्योंकि एक फोर्स ऐसा है जो इसको धक्का दे रहा है, जो इसको घसीट रहा है दूसरे टर्मिनल की ओर, और जो ये फोर्स इसको घसीट रहा है दूसरे टर्मिनल की ओर, अब ये किसी वेलोसिटी से चलेगा, उसी वेलोसिटी को कहा जाता है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार फिर से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूं, रैंडमली मूव कर रहा था, अभी तक रैंडमली मूव कर रहा था, थर्मल वेलोसिटी थी, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है दैट इज जीरो। कंफर्म, एवरेज थर्मल वेलोसिटी दैट इज जीरो, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेंगे, दैट इज जीरो। अब तुमने फील्ड लगाया, तुमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से यहां फील्ड जनरेट हुआ। अब फील्ड जनरेट होने की वजह से ये भाई साहब पे और एक फोर्स आएगा। अब जो ये फोर्स इसको आएगा, ये फोर्स क्या करेगा, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ये फिर से रैंडमली मूव कर रहा है, यहां दिखा रहा हूं, मान लो ये यहां से चला था, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इस बार ये वापस नहीं आएगा, इतना डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगा। अब ये आगे चल रहा है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, और अब जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फ्लो कर गया, तो बताओ क्या वहां करंट बना? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तुमने बैटरी लगाई तब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पे आया फोर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करा फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, जिसकी वजह से करंट बना। मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा, मान लो बैटरी नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, बताओ करंट आता? नो सर। इसका मतलब ये है करंट कब आएगा? जब आपने बैटरी लगाई, जब आपने एक्सटर्नल सोर्स लगाया। एक्सटर्नल सोर्स लगाने से हुआ क्या? आपने फील्ड जनरेट करा, फील्ड जनरेट करने से फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ, फोर्स आया, उसको घसीटते हुए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फ्लो कराया, जिसकी वजह से करंट बना। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? पहले तो एक बार बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर नथिंग, इट इज द वेलोसिटी ड्यू टू विच the electrons get drifted from negative terminal to positive terminal under the effect of potential difference applied, under the effect of applied potential difference। तो बस हो गया। क्या लिखेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मैं लिखूंगा सर व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग, बेटा इसको लिखा जाता है vd से भी, तो इट इज सिंपली, इट इज द वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी ड्यू टू विच, it is the velocity due to which the electrons are drifted from negative terminal to positive terminal under the effect of applied potential difference। applied external source भी लिख सकते हैं, applied potential difference। अच्छा, applied potential difference। अब एक सवाल है, करंट किससे बना? थर्मल वेलोसिटी से बना ना। करंट किससे बना? करंट बना, शाबाश, करंट बना बैटरी लगाने से। बैटरी लगाने से क्या हुआ? बैटरी लगाने से फील्ड जनरेट हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो गए फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, और इसी को तो करंट कहते हैं। ठीक। अच्छा, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज सिंपली व्हाट इज दिस। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, ये एक एवरेज वेलोसिटी जो है, इसी को तो कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इट इज द, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख, it is the average velocity of free electrons, average velocity of free electrons, it is the average velocity of free electrons under the, yeah, when the potential difference is applied, when, ऐसे भी लिख सकते हैं, when potential difference is applied, when potential
difference is potential difference is applied, when potential difference is applied. तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हो गया। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाए, जब आपने बैटरी कनेक्ट करी, उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आगे चल रहे हैं, जिस एवरेज वेलोसिटी से आगे चलेंगे, जिसकी वजह से करंट बन रहा है, उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, शाबाश। नेक्स्ट इज, जिसको हमने लिखा नेक्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी बिल्कुल आसान। मोबिलिटी जो है इसको म्यू से डिनोट करा जाता है, इसको लिखा जाता है, इट इज डिफाइंड एज सिंपल, डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बहुत गर्मी है यहां, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू को लिखा जाता है Vd अपॉन E। एक बार याद रखना, Vd को हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ये आता है बराबर EEm इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ये वाला E। Vd जो होता है ये खुद बराबर होता है EEm इंटू टाउ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फील्ड जो जनरेट हुआ, अप्लाई जो फील्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। अब मैंने यही यहां यूज करा, E और E छम छम, तो जो म्यू है ये आता है बराबर E टाउ डिवाइडेड बाय m। अब सवाल ये है, सर आपने ये क्यों लिखा? इस पे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, मोबिलिटी जो है क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और अगर करेगी तो कैसे करेगी? ध्यान से सुनना, इधर यहां लिखता हूं मैं एक सिंपल सा। एक बात बताओ, मान लो आपने कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया, आपने कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया, तो मुझे बताओ जो अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली अभी तक मूव कर रहे थे, उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से क्या वो और ज्यादा तेजी से मूव करेंगे? जब वो और ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो अब जो इनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, टकराने की जो क्षमता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इनको रिलैक्सेशन टाइम, इनका जो रिलैक्सेशन टाइम है, तो इनको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम। फिर से सुनो, टेम्परेचर बढ़ा दिया सर, अब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, वो ज्यादा ऐसे रैंडमली मूव करेंगे, ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। जब रिलैक्सेशन टाइम जब कम होगा, तुमने टेम्परेचर T है ये इंक्रीज करा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे, उनको तो मौका मिल रहा है। अब जब तो और ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे तो मुझे बताओ और ज्यादा तेजी से टकराएंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनको सांस लेने का मौका कम मिलेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो मोबिलिटी भी तो डिक्रीज होगी। तो क्या मोबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? यस सर। कैसे करती है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोबिलिटी डिक्रीजेस, ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो ये थी यहां तक की कहानी जो हमने वेरी शॉर्ट आंसर में पढ़ा। हालांकि हमने इनको वेरी शॉर्ट आंसर नहीं बोला, मैंने तो आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा, इसलिए टाइम लग रहा है इसमें, नहीं तो एक एक डेफिनेशन है ये। ठीक है, अब ये भी हमको ख्याल रखना है ना, आपको समझ भी तो आना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हो। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारा तो हो गया सर, देखिए वेरी शॉर्ट वाला तो हो गया, करंट डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारा हो गया। अच्छा, इसमें यूनिट भी पूछते हैं मोबिलिटी में। अगर आपसे यूनिट पूछा जाएगा मोबिलिटी में, जो मैं अभी भूल गया था, ध्यान से सुनना। अगर मोबिलिटी पे ही हम अभी हैं, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। भाई साहब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा फील्ड जो होता है आगे हम पढ़ेंगे और सुना भी है, ये अपने आप में होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, ऐसे होता है। तो इसका जो यूनिट बनेगा, इसका तो हो गया मीटर पर सेकंड, इसका हो गया वोल्ट, इसका हो गया मीटर। कुल मिला के अगर मैं इसको तमीज से लिखूं तो यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर, तो यहां पर बन जाएगा वोल्ट, यहां पर बन जाएगा सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ये यूनिट ऑफ मोबिलिटी है, पूछा गया है ये भी।
ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, यूनिट क्या होता है। चलिए अब चलते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर पे। ठीक, कहां गया? हां, अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट तो हो गया, सॉरी। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप पे। इसमें भी मैंने 2-4 क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे इसमें पहले आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स डेरिवेशन। इट्स डेरिवेशन मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जो हमने पढ़ी अभी। व्हाट इज इट्स रिलेशन विद रिलैक्सेशन टाइम, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये वाला तो मैं आपको बोलूं कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मिला के आपको कभी पूछा जाए ना, ये कभी 5 मार्क इसका भी पूछ सकते हैं, कभी 4, कभी 3 का भी पूछ सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स डेरिवेशन करेंगे। रिलेशन इसकी निकालेंगे किसके साथ? रिलेशन इसकी निकालेंगे रिलैक्सेशन टाइम के साथ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई होप कि आपको सबको पता है। अब पहली बात तो यह है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने कंडक्टर को फील्ड अप्लाई करा, अब इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब ये किस वेलोसिटी से चल रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये बात का ख्याल रखना है। अच्छा, इनके पास अपनी एक और एक वेलोसिटी थी जब हमने नहीं इनको अप्लाई करा था फील्ड, दैट वाज थर्मल वेलोसिटी। उसका एवरेज कितना होता है? 0। एक काम करते हैं, ध्यान सुनना इधर, पहले ही क्वेश्चन का ध्यान सुनना इधर, मैं लिखता भी हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन। ठीक, चलिए चलो ठीक है बेटा। ओके भाई साहब, एक बात बताइए जरा, इसको जानते हो? सर जानते हैं, इसके बारे में पूरी पीएचडी कर दी सर। क्या होता है इसके अंदर? सर इसके अंदर हमको मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां चला, इधर टकराया, फिर इधर चला, इधर टकराया, फिर इधर चला, इधर टकराया। लेकिन सर अगर मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट करा है, सर अगर मैंने बैटरी कनेक्ट करी है, तो मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज कि मैं आपसे कहता हूं, जब ये यहां चला इनिशियल थर्मल वेलोसिटी इज u1, फिर यहां चला इट इज u2, फिर यहां चला इट इज u3। लेकिन क्या सर अगर मैं बात करूं कि क्या ये आगे एक वेलोसिटी से चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स आ रहा है जो आ रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये जो फोर्स है, क्या मैं इसको लिखूं मास? सर एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखूं यहां पे फोर्स, एक सेकंड, अगर मैं लिखूं यहां पे सर एक्सेलरेशन किसके बराबर है? फोर्स पर यूनिट मास। अगर मैं इसी को लिखूं, फोर्स जो इस पे आ रहा है बिकॉज ऑफ फील्ड, सब जानते हैं माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। अब सवाल ये है कि व्हाट इज ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं ना, दुनिया जानती है कि फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू सिंपली, अगर मैं बात करूं फोर्स किसके बराबर होता है? Q इंटू ई होता है। व्हाट इज दिस? ये है चार्ज। व्हाट इज ई? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उसमें चार्ज क्यू है, उस चार्ज पे फोर्स आ रहा है Q इंटू ई, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यहां अप्लाई फील्ड कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन फील्ड में फंस गया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा दैट विल बी शाबाश व्हाट, दैट विल बी, अगर उस पे फोर्स आएगा दैट विल बी इंटू ई। अब माइनस इसलिए है क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव है। अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, एक बात तो पता है कि, अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक बिना टकराए चला, इसका रिलैक्सेशन टाइम मैंने माना τ1, फिर यहां चला, इसका रिलैक्सेशन टाइम मैंने माना τ2। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये यहां से चला, अब इनिशियल थर्मल वेलोसिटी u1, यहां टकराया, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी u2, फिर यहां टकराया,
फिर यहां कुछ ऐसे ही चलता गया, इसकी है u3, जब यहां से यहां गया तो रिलैक्सेशन टाइम t1, जब यहां से यहां गया रिलैक्सेशन टाइम t2, यहां से यहां गया रिलैक्सेशन टाइम t3। तुमने बाहर से बैटरी भी लगाई है, जब बाहर से बैटरी भी लगाई है, अब एक बात बता, क्या ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है? यस सर। क्या इसी डायरेक्शन में फोर्स भी आ रहा है? यस सर। क्या वो फोर्स E इंटू E है? यस सर। क्या ये अब एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेगा इसी डायरेक्शन में? यस सर। चल, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर सपोज करते हैं कि इतना सारा तुमको पता चल गया, लेट्स सपोज कि ये सारा हमको पता चल गया, नजर रखना इधर, फिर से सुन ले एक बार, तुमको तो ध्यान से देखना है, इसमें देख अच्छे से, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मुझे एक बार बता, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं, क्या तुम जानते हो v होता है बराबर u प्लस at? हाँ सर जानते हैं। क्या अगर मैं पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखूं, ये है थर्मल वेलोसिटी, तो बताओ क्या लिखूं? u1 प्लस आएगा a, इस बार टाइम t नहीं टाउ 1 लिखेंगे। क्या अगर मैं दूसरे वाले की लिखूं, दैट इज u2 प्लस आएगा a इंटू आएगा टाउ 2। क्या मैं ऐसे ही चलता जाऊं, अगर मैं nth वाले की लिखूं, दैट इज un प्लस आएगा a इंटू आएगा टाउ n। अगर मैं आपसे कहूं ये सारी चीजों का ध्यान से सुनना इधर, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, तो क्या बनेगा ये? जरा मुझे एक बार बताओ, क्या मैं लिखूं यहां, ध्यान सुनना इधर, v1 प्लस v2 प्लस v3, एवरेज निकालो अप टू vn डिवाइडेड बाय n, किसके बराबर आएगा? ध्यान से सुनना इधर। क्या हम जानते हैं u1 प्लस u2 प्लस un, अगर इसका मैं एवरेज निकालता हूं, क्या मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है दैट इज 0, तो इस पे पैं करने की जरूरत है नहीं, मैं इसको डायरेक्टली भी एक स्टेप में दिखा सकता था, लेकिन आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए हुआ क्या, मैंने पहले एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी लिखी, फिर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैंने लिखी जिस वेलोसिटी से आगे वो ड्रिफ्ट कर रहा है, तो मैंने लिखा कि अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो मैंने बोला कि पहले वाले का ये बनेगा, दूसरे वाले का ये बनेगा, तीसरे वाले का ये बनेगा। तो फाइनली अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक बात बताइए जरा, ध्यान सुनना इधर, मुझे एक बात बताइए जरा कि अगर मैं एवरेज लिखूं, ध्यान सुनना इधर, मैंने लिखा एवरेज v1 प्लस v2, एवरेज लिखना है, बताइए एवरेज। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, मैं लिखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही तो कहेंगे इसको v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn अपॉन n। बताओ किसके बराबर बनेगा? ये किसके बराबर बनेगा? तुम लिखोगे सिंपली, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 है, हम लिखेंगे a, पहले बाहर आएगा, ध्यान सुनना इधर, अगर मैं इसका a सारा सेम है, a बाहर आएगा तो क्या बनेगा यहां, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस बनेगा टाउ n डिवाइडेड बनेगा n। देख, दिस इज द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर यहां पर आना था इन वेलोसिटीज का भी एवरेज, दैट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी, दैट इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अब इसका बनेगा एवरेज, किसका? ये मैंने पहले ही दिखाया है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दिस इज सिंपली इक्वल टू a इंटू टाउ, ये है रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज a इंटू टाउ, इसको और तमीज से लिखेगा तो अभी तुमने एक्सेलरेशन बोला इट इज माइनस e इंटू ई अपॉन m इंटू टाउ, तो ये बन जाएगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। फिर से सुन एक बार, फिर से सुन ले एक बार। हम जानते हैं कि अगर एक कंडक्टर है, अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मूविंग विद द रैंडम वेलोसिटीज, दे आर मूविंग विद द थर्मल वेलोसिटीज। अब अगर मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3, बिना टकराए जब ये चला, एक का रिलैक्सेशन टाइम t1, दूसरे का t2, तीसरे का t3, अगर एवरेज वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज बोलेंगे दैट इज 0, अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे दैट इज टाउ एवरेज। अब मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है कि हम सब जानते हैं कि ये और एक एवरेज वेलोसिटी से आगे जाएंगे दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही तो मैंने लिखा v इक्वल u प्लस at, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, nth वाले का, इसका एवरेज निकाला, इसका एवरेज निकाला, इसका एवरेज निकाला, इसका एवरेज जो है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका एवरेज जो है दैट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी दैट इज 0, और रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज है दैट इज सिंपली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मैंने ए पहले ही निकाल के रखा था, कहां निकाला था? ए मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें
ध्यान से सुनना इधर, ए मैंने पहले ही बोला था, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज ई इंटू ई अपॉन ई। मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि इसका साइन अगर लिखा जाएगा, साइन इसका नेगेटिव है। दैट्स ऑल मी लॉर्ड। ये है रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन, और इस रिलेशन को आप याद रखोगे, ये है इंपॉर्टेंट। एक तो ये, आ जाओ दूसरे पे। अब मान लो सपोज करते हैं इसी में मैं दूसरा दिखाता हूं, ध्यान से सुनना इधर। मैं लिखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम सीखेंगे। ध्यान से सुनना इधर, बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनना इधर। लेट्स सपोज फिर से वही कहानी, मैंने एक बड़ा सा यहां पर बनाया इसलिए ताकि तुमको अच्छे से दिखे। लेट्स सपोज इसकी लेंथ है एल, और तुमने यहां पर इसको बैटरी से कनेक्ट करा। ध्यान से सुनना, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज हायर, दिस इज लोअर। अब तुमको पता है यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सब जानते हैं। इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब मान लो सपोज करते हैं 2 मिनट के लिए मैंने इसमें 2 क्रॉस सेक्शन चूज करे। ध्यान सुनना इधर, एक क्रॉस सेक्शन मैंने ये लिया, एक क्रॉस सेक्शन मैंने ये लिया, 2 क्रॉस सेक्शंस मैंने इसमें लिए। इसका एरिया है A, इसका भी एरिया है A। अब इसकी जो लेंथ मैंने मान ली, लेट सपोज दैट इज डेल्टा x, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से गुजर रहे हैं, लेट सपोज कि टाइम टेकन इज डेल्टा t। फिर से सुन ले इधर, कुछ नहीं किया मैंने यहां एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया और यहां एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया मैंने माना A। अब मैंने आपको बोला लेट सपोज यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा एक्स। अब जो ये चार्ज गुजरेगा इतनी लेंथ कवर करेगा और कितने टाइम में कवर करेगा, दैट इज डेल्टा टी। एक बात एक है, ध्यान सुनना इधर, 2 मिनट का काम है ये। लेट सपोज मैं आपसे कहूंगा लेट, अगर मैं आपसे कहूं लेट एन बी द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने माना n जो है दैट इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, n जो है दैट इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लेंथ है l, सपोज करते हैं इसका एरिया जो है A, इसका जो वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी A इंटू एल मीटर क्यूब। अगर मैं आपसे कहूं सपोज करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय n, n का मतलब होता है नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी मतलब क्या है इसका, मतलब सपोज करते हैं मैंने माना कि 1 मीटर क्यूब में, आपको समझाने के लिए 1 मीटर क्यूब में लेट सपोज कि नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स आर n, 1 मीटर क्यूब में है n, तो बताओ ध्यान सुनना इधर, देयरफॉर इस पूरी कहानी का वॉल्यूम कितना होगा। लेट्स सपोज दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक कितना वॉल्यूम बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनना इधर, 1 मीटर क्यूब में n है, 2 मीटर क्यूब में 2n होगा, तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना है। सर हमको पता है एरिया A है, लेंथ डेल्टा x है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, ध्यान से सुनना इधर, देयरफॉर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट इन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में, कितना है इसका वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी एरिया इंटू डेल्टा एक्स, प्रेजेंट इन द वॉल्यूम एरिया इंटू डेल्टा एक्स। देख 1 मीटर क्यूब में है n, 2 मीटर क्यूब में है 2n, तो a इंटू डेल्टा एक्स में कितना होगा, a इंटू डेल्टा एक्स इंटू n। ये हो गया इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इतने हैं तो बताओ, यहां पर लिखता हूं मैं देयरफॉर, तीसरा स्टेप, ये था पहला, ये था दूसरा, ये है तीसरा, देयरफॉर, ध्यान से सुनना इधर, देयरफॉर चार्ज प्रेजेंट, चार्ज फ्लोइंग in such volume, चार्ज फ्लोइंग। अब इस वॉल्यूम में चार्ज फ्लो कितना करेगा, डेल्टा टी में, चार्ज फ्लोइंग इन सच वॉल्यूम फॉर डेल्टा टी टाइम, कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं चार्ज जो होता है बराबर Q होता है बराबर NE, n तो हमने निकाला कितना है, A डेल्टा एक्स इंटू n, तो कितना होगा यहां पर चार्ज फ्लोइंग इन सच वॉल्यूम फॉर डेल्टा टी टाइम। सुन ले मेरी बात फिर से,
मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया, एक सेक्शन पे दूसरे सेक्शन पे दो क्रॉस सेक्शन लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने लिया डेल्टा एक्स। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे फॉर डेल्टा टी टाइम और डेल्टा एक्स लेंथ कवर करेंगे। मैंने बोला लेट सपोज 1 मीटर क्यूब में n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, तो बताओ इतने वॉल्यूम में a इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय n। अब बताओ डेल्टा टी टाइम में इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो मैंने बोला q इंटू क्यू इज इक्वल टू एन ई के अकॉर्डिंग कितना। एक तो मुझे पता ही है n कितना है, n तो है a डेल्टा एक्स इंटू एन, a डेल्टा एक्स इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा e। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब सर जो डेल्टा क्यू आया, जो डेल्टा क्यू आया, कितना आया डेल्टा क्यू जरा देखिए, जो डेल्टा क्यू आया कहां गया, जो डेल्टा क्यू आया चार्ज फ्लोइंग इन सच वॉल्यूम फॉर डेल्टा टी टाइम, इतना आया। तो बताओ क्या लिखेंगे, शाबाश। जो डेल्टा क्यू आया, एक तो आया n, एक तो आया a, एक तो आया e और साथ में आया डेल्टा x, इतना आया चार्ज। चार्ज जो डेल्टा टी टाइम में गुजरा इस वॉल्यूम में, दैट इज डेल्टा क्यू, दैट इज एन ए डेल्टा एक्स। अब मुझे ये बताओ ना, अगर मैं आपसे कहूं दोनों साइड से डेल्टा टी लगा दो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, बताओ क्या बनेगा, एन ए ई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको कहते हैं करंट, दैट इज इक्वल टू एन ए ई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज किस वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दो रिलेशंस हमने सीखी, एक तो हमने सीखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई बाई एम इंटू टाउ, इसके साथ दूसरा हमने सीखा करंट एन ए ई वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम है और करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा, उतना कोई मसला था ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। मैंने दो सेक्शन लिए, मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, ये डेल्टा एक्स लेंथ का लिया, डेल्टा टी का लिया। अब मैंने आपको बोला एन बी द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में इतने होंगे, तो इतने वॉल्यूम में डेल्टा टी टाइम में क्यू इक्वल एन ई से इतना चार्ज फ्लो करेगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करा, वहां से करंट मिला और रिलेशन बाहर आई, कौन सी रिलेशन बाहर आई, एन ए ई वी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। चलो नेक्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना इधर। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बात बताओ पहले, ये सब करने से पहले व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या हम सब जानते हैं, ध्यान से सुनना इधर, रेजिस्टेंस क्या होता है। शाबाश, बचपन से पढ़ते आए हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, क्योंकि तुमने फील्ड लगाया, फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, बीच में इसको सामना करना पड़ेगा पॉजिटिव कर्नल्स के साथ, पॉजिटिव कर्नल्स के साथ ये टकराएगा, तो इसकी फ्लो में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी, इसकी फ्लो में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होगी, इसकी फ्लो में एक अपोजिशन क्रिएट होगा, उसी अपोजिशन को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब जो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान से सुनना इधर, अब जो रेजिस्टेंस होता है सब जानते हैं, ध्यान से सुनना इधर। अब जो रेजिस्टेंस होता है क्या हम जानते हैं, रेजिस्टेंस आर जो होता है दैट इज रो इंटू एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज रो इंटू एल अपॉन ए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास है कंडक्टर, ये इसकी लेंथ, ये इसका एरिया, यही है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A is the area of the cross section, rho is the resistivity, rho जो होता है that is resistivity, rho जो होता है that is resistivity। अगर मैं बात करूं यहां पे, ध्यान से सुनना इधर, मैं आपसे कहता हूं नाउ, क्योंकि हमको डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी। अगर मैं बात करूं, मुझे बताओ if L is 1 unit, if L is 1 unit, if area is 1 unit, तो बताओ R क्या होगा, R इज इक्वल टू रो। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द, शाबाश, रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन किसका, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर,
resistivity is the resistance of wire of that material with unit cross-sectional area and unit length. Unit cross-sectional area and unit length, this is resistivity. पूछा जाता है, मैंने आपको बोला सिंपली रेजिस्टेंस होता है, करंट को अपोज करता है, करंट को अपोजिशन अगर होता है, करंट का अपोजिशन ऑफ द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को लिखा जाता है रो एल बाई ए, एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और मैंने आपको बोला भी रेजिस्टेंस आता कहां से, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह आना है, एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल आना है, बीच में पॉजिटिव टर्मिनल्स है, पॉजिटिव कर्नल्स इनके साथ इनको टकराते इनका पाथ स्मूथ नहीं होता है, इनके फ्लो होने में हिंड्रेंस होती है, अपोजिशन होती है इनको आने में, उसी अपोजिशन को कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है इट इज रो एल बाई ए, हमको डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, एल होता है लेंथ, ये होता है एरिया। अब एल को मैंने 1 यूनिट रखा, ए को मैंने 1 यूनिट रखा, तो आर इज इक्वल टू रो। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है। रेजिस्टेंस कब होती है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट हो और जिसका लेंथ भी 1 यूनिट हो। मतलब मैं आपसे ऐसे कहता हूं, मतलब अगर आपके पास ऐसे एग्जांपल से समझो, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ है 1 मीटर। अब इस वाले हिस्से की जो रेजिस्टेंस है दैट इज द रेजिस्टिविटी। अब एक सवाल है यहां पे, ध्यान से सुनना इधर। सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूं, याद रखना रेजिस्टिविटी हम बाद में ओमज़ला में पढ़ेंगे, इसको भी याद रखना, रेजिस्टिविटी को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ, m बाई n e स्क्वायर टाउ, ये होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखो, ये भी काम भी आएगा। हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना इधर। पहले एक बात सुनना, इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहता हूं, मैंने लिखा, ध्यान से सुनो, मैं लिखा रेजिस्टिविटी जो होता है बाद में पता चलेगा, दिस इज n e स्क्वायर टाउ। अब रिलैक्सेशन टाइम n होता है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, ये हम सबको पता है। एक बात बताइए जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, टेम्परेचर को तुमने बढ़ाया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, जरा यहां देखो, कंडक्टर की बात हम करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हुआ तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सवाल यह है कि जो रेजिस्टिविटी है ये किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, ध्यान सुनना इधर, पहले तो ये है, याद रखना कि ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन, ध्यान सुनना इधर, डिपेंड्स अपॉन, पहले तो एक बात, नेचर, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। ध्यान सुनना, क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, यस सर। दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तुम मुझे एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन से क्या आपको कहीं पे डायमेंशंस नजर आ रहे हैं, नो सर। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बोलूं, रेजिस्टेंस खुद होता है रो एल अपॉन ए, ये डिपेंड करता है नेचर पे भी, ये डिपेंड करता है नेचर पे भी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, साथ में ये डिपेंड करता है डायमेंशंस पे भी। सवाल याद रखना ये आता है, क्या रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, आंसर इज नो। क्या रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, आंसर इज यस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पे, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। फर्क ये है सर, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज यूनिट लेंथ, इट इज यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज फिक्स्ड। लेकिन रेजिस्टेंस जो है सर ये डिपेंड करेगी, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक। और ये एक्सप्रेशन को याद रखो, काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, नजर रखना यहां, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है दूसरा, ध्यान सुनना इधर, कोएफिशिएंट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, छोटा सा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको लिखा जाता है अल्फा से,
एक बात बताओ, क्या सब जानते हैं, 12th क्लास के बच्चे ऑलमोस्ट इतना तो जानते हैं, रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है अल्फा के साथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको मैं लिखूंगा आर नॉट, दिस इज इनिशियल ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दिस इज फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा तमीज से लिखूं, आर माइनस क्या हो जाएगा ये आर नॉट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये आर नॉट, इंटू क्या हो जाएगा ये डेल्टा टी, किसके बराबर आएगा अल्फा। अब ये नहीं बोलना कि कहां से आर नॉट को यहां मल्टीपल करो, दैट इज आर नॉट इंटू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, फिर मैंने आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट डेल्टा टी करा, जिसको कहते हैं अल्फा। करो डिफाइन, करो डिफाइन। सर चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट, सर पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये पूछा गया है। अच्छा, इसमें पूछा गया है इसका सिग्निफिकेंस, याद रखना अल्फा का सिग्निफिकेंस। पहला, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। एग्जाम्पल इसमें है कंडक्टर, एग्जाम्पल इसमें है कंडक्टर। चलो और एक कर लेते हैं, दैट इज एलॉय, लेकिन एलॉय में ज्यादा चेंज नहीं आता है। सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा में अलग से लिखूंगा, ध्यान सुनना इधर, सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा में अलग से लिखूंगा, तुम्हारे लिए नजर रखना इधर। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा की बात करेंगे, याद रखना पहला, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। एग्जाम्पल इसमें कंडक्टर है, मोस्टली कंडक्टर ही बोला जाता है, लेकिन बाय तू एलॉय भी लिख ले, लेकिन इसमें स्मॉल वेरिएशन आता है। अच्छा, अगर दूसरा, अगर अल्फा नेगेटिव है, अगर अल्फा नेगेटिव है रेजिस्टेंस घट जाती है, रेजिस्टेंस घट जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल तो आपने सुना ही होगा, दैट इज सेमीकंडक्टर। बेटा ये भी पूछा जाता है, अक्सर रिपीट होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होता ही है। इंसुलेटर भी लगा दो इसमें, कोई दिक्कत नहीं, इंसुलेटर भी ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा में मैंने आपको बोला, अगर अल्फा पॉजिटिव है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये सवाल भी आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स एज वेल एज सेमीकंडक्टर्स। तो इसका मतलब यही हुआ, आप बोल सकते हो कि कंडक्टर के केस में अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, टेम्परेचर को बढ़ाओ। मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस इंक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज़ अल्फा इज नेगेटिव। और ये कहानी रिलैक्सेशन टाइम की है, सही बात है, वो अलग कहानी है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, ये 3 मार्क्स के आ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहां गया, नेक्स्ट इज, एक सेकंड में यहां पे देखता हूं। नेक्स्ट इज, हाँ, नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ध्यान सुनना इधर, ये भी आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आसान, सेल के बारे में सब जानते हैं। चल एक काम करते हैं, मान लो मैंने यहां पर एक बैटरी बना दी, ये मैंने एक बैटरी बना दी। अब ये जो बैटरी मैंने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दी, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये बैटरी एक्चुअल में या सेल एक्चुअल में, हमको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम जानते हैं, ये सेल का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है सर। कैसा होता है सर? इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है ना। मान लो कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, ये एक्सटर्नल सर्किट है यार, तुमको ये सब नहीं करना है, बस समझा रहा हूं मैं। लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है
क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? जब करंट फ्लो करता है इस एक्सटर्नल सर्किट में, उस करंट को फ्लो करना पड़ेगा थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के जो आयॉन्स है वो यहां करंट को फ्लो करने में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कुल मिला के बात यह है, इलेक्ट्रोलाइट जो सेल का होता है, जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है या जो रेजिस्टेंस देता है किसको? फ्लो ऑफ करंट को इनसाइड द सेल, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर से सुन, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है पॉजिटिव दूसरा है नेगेटिव। अब यहां पर मैंने बना दिया ये पूरा सेल है। अब अगर यहां पर एक्सटर्नल सर्किट में करंट चल रही है, इंटरनल सर्किट में भी चलेगी, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी करंट चलनी है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट उस करंट को बहने से अपोजिशन क्रिएट कर देता है, उसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? तो क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? तो आया होगा समझ में, मैंने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट जो प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सेल, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इसको R से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इसको R से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द electrolyte of cell to the flow of current। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट्स नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि पूछा गया है, तो आपको भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, इधर नजर रखना, इधर ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। पहला, इट डिपेंड्स अपॉन, बस हो गया ये, इट डिपेंड्स अपॉन पहला आर, ये डिपेंड करता है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैसे डिपेंड करता है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। आप सेपरेशन को बढ़ाओगे, आप इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाओगे, तो बस याद रखो सेपरेशन बढ़ाया, सेपरेशन आपने बढ़ाया तो इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन, आर जो है इट डिपेंड्स ऑन concentration of electrolyte। जितना हाईली कंसंट्रेट है इलेक्ट्रोलाइट, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तीसरा, इट आर डिपेंड्स ऑन डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सर कैसे? R जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप जो इलेक्ट्रोड्स है उनका जो डिप्ड एरिया है, अगर वो बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज इसमें चौथा, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयोनिक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और एक फैक्टर है इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगी, खत्म। इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो फ्लो ऑफ करंट होता है इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रोलाइट उसमें एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट्स नोन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सारे इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जो हमने डिस्कस करे।
मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए, और एक बिल्कुल आसान, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं। तो इसको ऐसे समझाते हैं, इस पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन पूछेंगे आपको, ध्यान सुनना इधर। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल, ये मेरे पास एक सेल, चलो सेल को ऐसे बना लेते हैं, ध्यान से सुनना इधर। एक सेल है ऐसी, ये मेरे पास एक सेल है, ये दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अभी ये सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तुमने क्या करा, वर्किंग कंडीशन में नहीं है मतलब तुमने मार्केट से सेल लाई, एज इट इज रख दी, तुमने सीधे इसमें एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करा। जब तुमने वोल्ट मीटर कनेक्ट करा, कब कनेक्ट करा, जबकि ये सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जबकि ये करंट डिलीवर नहीं कर रही है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्मिनल्स के अक्रॉस है उसको कहते हैं ईएमएफ। तो व्हाट इज ईएमएफ, मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज ईएमएफ। ईएमएफ तो ऐसे अगर पढ़ा जाए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक। ईएमएफ का मतलब होता है, इट इज सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस, सीधा सीधा द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of cell when cell is not delivering any current, ये सीधी सीधी बात है, बिल्कुल आसान है। मान लो सपोज करते हैं मार्केट से आपने सेल लाई, इस पे लिखा है 50 वोल्ट, तुमने अभी इसको यूज ही नहीं करा, तो ये 50 वोल्ट जो इस पे लिखा है यही इसका ईएमएफ है। मतलब जब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल उसको कहते हैं ईएमएफ। इसको और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है, क्या बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, नो। क्या चार्ज प्रोवाइड करती है, नो। क्या चार्ज को सर्कुलेट करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, बैटरी एनर्जी देती है ना, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं ईएमएफ का मतलब होता है इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू फ्लो द यूनिट चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अच्छा, अब तुमने क्या करा, तुमने ईएमएफ तो लिखा, अब तुमने यही सेल लाई, ध्यान से सुनना इधर, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, 2 मिनट के लिए सुनना। ये तो इसका ईएमएफ था, सपोज तुमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया, इसकी रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट चल रही है I। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अभी हमने पढ़ा इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, दैट इज R। अब होगा ये, लेट सपोज ये 50 वोल्ट की थी, अब ये सेल में जब करंट चलेगा, सेल अपने अंदर में भी कुछ खाएगा, इसके अंदर एक ड्रॉप होगा, लेट सपोज दैट इज IR। अब मुझे इतना बता दो, सपोज करते हैं IR का वैल्यू है 10 वोल्ट, ध्यान सुनना इधर। अभी तक सेल ने करंट प्रोवाइड नहीं करा था, सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं था, तो उस टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसी को कहते हैं ईएमएफ। अब तुमने इसको वर्किंग कंडीशन में लाया, अब वर्किंग कंडीशन में लाया मतलब तुमने एक्सटर्नल सर्किट से इसको कनेक्ट करा सर, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो सेल के अंदर भी तो फ्लो होगा, सेल कुछ तो खाएगी, दैट इज ड्रॉप इनसाइड द सेल, दैट इज IR। मान लो तुमने 50 तो इसका था ईएमएफ, और 10 लगाने की वजह से, क्या लगाने की वजह से, एक्सटर्नल सर्किट लगाने की वजह से 10 इसने खा लिया, बचा कितना 40। इस 40 को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेल वर्किंग कंडीशन में है, अगर सेल करंट दे रही है या सेल को करंट सप्लाई हो रही है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स, दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही है बात। अगर सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, अगर सेल कोई करंट नहीं दे रही है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहते हैं ईएमएफ।
अब तुमने एक्सटर्नल सर्किट लगाया, अब एक्सटर्नल सर्किट अगर तुमने लगाया, तुमने इसको रेजिस्टेंस से अटैच करा, करंट फ्लो कर दिया, तुमने इसको वर्किंग कराया, चाहे तुम करंट इससे विड्रॉ करा रहे हो, चाहे इसको तुम करंट सप्लाई कर रहे हो, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स दैट इज नोन एज, अब जो अक्रॉस द टर्मिनल्स पोटेंशियल है उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? दूसरी डेफिनेशन जो है, जो आपको याद रखनी है, टर्मिनल, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? तो क्या लिखेंगे हम, जरा बताओ, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आप लिखोगे व्हेन, अलग लिखता हूं मैं इधर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। when the current is supplied to the cell, or withdraw from the cell, the potential difference across the terminals now is known as terminal potential difference। इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। वर्किंग कंडीशन में है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब सवाल ये है, इसमें ना आपको कभी कभी रिलेशन पूछते हैं। अभी आपने देखा ये सेल है, आप एक सेकंड में लिखोगे दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तुमने एक्सटर्नल सर्किट लगाया, करंट इसमें जा रही थी आई, ये इसका ईएमएफ था। मान लो एग्जांपल से समझते हैं, ये था 50 वोल्ट, इसमें जो ड्रॉप हुआ आईआर दैट इज 10 वोल्ट। जरा मुझे बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 था, 10 इसने खाया तो कितना है? 50 माइनस 10। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इट इज सिंपली 50 क्या है? ई, ये 10 कौन सा ड्रॉप है? आईआर, दिस इज द रिलेशन। इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग, क्योंकि अभी करंट ये दे रही है। अगर करंट दे रही है तो बताओ V जो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिस्चार्जिंग में, इट इज लेस देन E, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन ऐसा पूछ सकते हैं, V को अगर मैंने लिखा E प्लस आई आर, दिस इज चार्जिंग ऑफ सेल, दिस इज चार्जिंग ऑफ सेल, हियर V इज ग्रेटर देन E, दिस इज चार्जिंग ऑफ सेल। तो ये था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ध्यान सुनना इधर, ये आगे चलते हैं। चलो, ये तो हो गए शॉर्ट आंसर टाइप भी खत्म, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी खत्म। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप की। कहां है? हाँ, ये है लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें हमने 3 क्वेश्चंस रखे हैं। पहला है ओम्स लॉ एंड इट्स प्रूफ। सपोज करते हैं पहले वाले को, पहला हम लिखते हैं ओम्स लॉ, प्रूफ तो हम देंगे इसका। इसमें स्केलर फॉर्म भी पूछते हैं, इसमें वेक्टर फॉर्म भी पूछते हैं। सीधी सीधी बात है, 2 मिनट का काम है, नजर रखना इधर। पहला यह है कि क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है? नो सर, ये याद रखना। क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है? नो सर। क्या ये अंडर ऑल कंडीशंस एप्लीकेबल है? नो सर। क्या ये लॉ ऑफ नेचर है? नो सर। ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ अंडर सर्टेन कंडीशंस अप्लाई होता है, इवन फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए भी अंडर अप्लाइड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है इसको कंडक्टर में भी। मतलब
पहली बात तो ये मैंने बोला, ना ही यूनिवर्सल लॉ है, ना ही कोई लॉ ऑफ नेचर है, ये हर जगह हर कंडीशन के अंडर वैलिड नहीं है। तो फिर कहां वैलिड है? हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स में अगर इसको लिखा जाए तो हम कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं कि व्हेन द फिजिकल सर्कमस्टेंसेस, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, व्हेन, ध्यान सुनना इधर, व्हेन फिजिकल सर्कमस्टेंसेस, when physical circumstances of a conductor, when physical circumstances of a conductor, एग्जाम्पल यहां लिखते, एग्जाम्पल मतलब ये क्या मतलब होता है? तुमने लेंथ को भी चेंज नहीं करा, तुमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा, इसमें कोई स्ट्रेन भी नहीं है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेन भी नहीं है कंडक्टर में। फिजिकल सर्कमस्टेंसेस सारी की सारी, अगर फिजिकल सर्कमस्टेंसेस, व्हेन फिजिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है, देन क्या कहता है ओम्स लॉ? देन ratio of potential difference, then ratio of potential difference, sorry, then ratio of potential difference, then ratio of potential difference applied across the terminals, across the conductor, to the current flowing in the conductor, to the current flowing is constant, is constant. This is Ohm's law. Ohm's law क्या कहता है? मैंने आपको पहले ही बोला, इट्स नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। कहता है कि अगर फिजिकल सर्कमस्टेंसेस जो है कंडक्टर की, मतलब लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, प्रेशर, ये सारी स्ट्रेन ट्रेन अगर कुछ है ही नहीं, चेंज नहीं है इसमें, अगर ये कांस्टेंट है, तो उसके बाद सिंपल सी बात है, दैट इज आपको बोल रहा है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ratio of potential difference to the current flowing in the circuit, it remains constant, and this constant is known as, this constant is known as resistance, is known as resistance. इस constant को नाम दिया गया, यही constant तो resistance होता है, मतलब जो V upon I है, that is a constant and that is the resistance of the material. This is Ohm's law. इसी को फिर तो बाद में लिखता है, और फिर इसी को लिखा जाता है V is directly proportional to I. प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, फिर से एक कांस्टेंट आएगा, वही है रेजिस्टेंस. ओम्स लॉ इज नथिंग, ये सिंपली बात कर रहा है रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द, मतलब रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है. ठीक है. अच्छा, अब सवाल ये है सर, ध्यान सुनना इधर, अगर मैं आपसे कहूं, क्या, ध्यान सुनना इधर, अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये ग्राफ जिसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, क्या कहता है VI? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सीधी सीधी बात है. क्या ये थीटा है? यस सर. क्या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन? यस सर. क्या इस लाइन का स्लोप होगा? यस सर. स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है दैट विल बी tan थीटा. क्या वो एक कांस्टेंट होता है? यस सर. और वो यहां V/I है, और वही तो कांस्टेंट है, दैट इज R. ग्राफ बिटवीन V and I, VI characteristic is the straight line, slope of the line is constant, that is tan theta, और यहां tan theta होगा perpendicular upon base, that is V/I, और V/I किसके बराबर है? that is R. तो ये जो लाइन है, इसका जो स्लोप है, ये तुमको मटेरियल का रेजिस्टेंस बताएगा. अगर मान लो सपोज करते हैं, मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनना इधर, अगर मैंने आपको यहां दो मटेरियल लिए, ये R1 दूसरा है R2, इसका ये है V1, सॉरी V, मान लीजिए सपोज करते हैं, जल्दी मान लीजिए मैंने यहां पर दो लाइंस बनाई, मैंने V लिखा, मैंने I लिखा, एक मटेरियल दूसरा मटेरियल, दिस इज θ1, दिस इज θ2. अब आपसे पूछ रहे हैं, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सर स्लोप तो हमको बताता है रेजिस्टेंस, सर स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा. सर मान लो ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, सर R2 का स्लोप ज्यादा है R1 से, मतलब मटेरियल 2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है मटेरियल 1 से. दैट्स इट. अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, मतलब हम लिखेंगे यहां पर प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ. बेटा इसके दो प्रूफ्स हैं, इसमें एक फॉर्म स्केलर फॉर्म है, दूसरा एक वेक्टर फॉर्म है, दोनों को हम देखेंगे, नजर रखना यहां, ध्यान से सुनना इधर. क्या हम जानते हैं? नाउ वी नो, क्या तुम लोग ये जानते हो प्रूफ इसका जो है, वी नो करंट जो होता है दैट इज NAEVD, सब जानते हैं. क्या ये हम पहले कर चुके हैं? एंड
क्या हम इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, वीडी होता है ई ई एम इंटू होता है टाउ, दिस इज इक्वेशन सेकंड। यूज करो, यूज करेंगे, यूज सेकंड इन फर्स्ट, कर लो यूज, आसान है। स्टेटमेंट हो गया, इसका प्रूफ लगा देंगे, रेजिस्टेंस निकाल देंगे, दैट्स इट्स प्रूफ। तो मैं आपसे कहता हूं कि दूसरे वाली को पहले में यूज करो, तो करंट क्या आएगा, दैट इज एम, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा वीडी, वीडी के बदले लिखेंगे ई ई एम इंटू टाउ। तो मुझे इतना बता दीजिए सर, अगर आपसे बोला जाएगा क्या मैं लिख सकता हूं करंट, ध्यान से सुनना इधर, क्या मैं लिख सकता हूं एन, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं ई इंटू ई स्क्वायर इंटू आएगा टाउ डिवाइडेड बाय आ जाएगा एम, बचेगा यहां पे ए और बचेगा यहां पे ई, सीधी सीधी बात, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं क्या हम जानते हैं एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ए, इंटू में लिखूंगा ई, ई होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अपॉन लेंथ। जरा ध्यान से देखिए इसको, ये इक्वेशन में आपको क्या मिला, इस इक्वेशन में इधर ही लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, यहां पर छापते हैं, ध्यान से सुनना इधर, बताओ क्या मिला। अगर मैं आपसे कहूं कि v बाय आई लिखो, शाबाश, मैं लिखूंगा v अपॉन आई, अरे भाई v को यहां रखो, i को नीचे लाओ, ये सारी चीजें तो ऊपर आ जाएंगी ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m, ये ऊपर बन जाएगा m, इंटू बन जाएगा l, डिवाइड बन जाएगा n ई स्क्वायर टाउ, इंटू बन जाएगा ये a, इंटू बन जाएगा ये a, m इंटू एल, m इंटू एल इधर ले जाओ, बस कुछ नहीं करना है, i को इधर ले आओ, मैंने कुछ नहीं करा, i को नीचे ले गया, v बाय आई, m l को ऊपर ले गया और ये सारी टर्म इसको डिवाइड कर दी, क्या मिला हमको, हमको मिला v अपॉन आई, क्या मिला v अपॉन आई, जो हमको मिला दैट इज सिंपली इक्वल टू m इंटू एल डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। और अगर इस पूरी कहानी को आप देखोगे, क्या हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, क्या ओम्स लॉ में पहले ही बोला कि लेंथ वेंथ कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, क्या स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो m कांस्टेंट, इन कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, l कांस्टेंट, दिस होल थिंग इज ए कांस्टेंट, इसी को तो कहते हैं रेजिस्टेंस। देयरफॉर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है दैट इज ml बाय n ई स्क्वायर टाउ इंटू a। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे m बाय, ध्यान सुनना इधर, विच एम्प्लाइज दैट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं r इज इक्वल टू m बाय, ये देखो जरा, ये मैंने तुमको पहले ही पढ़ा, m बाय एन स्क्वायर टाउ दैट इज रेजिस्टिविटी एंड रो इनटू l अपॉन a, दिस इज द प्रूफ। इसको कहते हैं स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इसको कहते हैं, दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यही है, v by i ml by n square tau into a, that is a constant, that's equal to resistance। और ये कहानी जो है m by n square tau that's equal to what, resistivity into आएगा l डिवाइड बाय आएगा a, that's it, यही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इसका दूसरा प्रूफ, सॉरी दूसरा जो इसका है वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब इसका वेक्टर फॉर्म जो है ना, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या कहता है, ये सीधी सीधी बात है, फिर से वही कहानी, वही चौंचले, वही मसले, बताइए। आई जो है दैट इज एन, आई जो है दैट इज एन ए ई वी डी, हो गया, लाओ फिर ए को नीचे, एन ई वी डी को वैल्यू दे दो, ई टाउ बाई एम, होगी कहानी खत्म। आई बाई ए करंट डेंसिटी विच इंप्लाइज दैट, यहां से आई बाई ए करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं एन ई स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू आएगा यहां पे ई, ये है ई, इसको जानते हो सर, वी नो दैट m by, sir we know that m by n e square tau that is resistivity
इसका उल्टा क्या होगा, विच इंप्लाइज दैट 1/ρ इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इसको लिखा जाता है सिग्मा से। मतलब 1/ρ जो है इसको कहते हैं सिग्मा, इसका उल्टा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम होता है, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। तो बताइए, वापस चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर ये तो हो गया आई बाई, सर ये वाली टर्म जो है m/n स्क्वायर टाउ होता है रो, इसका उल्टा हो गया 1/ρ, उसको कहते हैं सिग्मा। सही बात है, उसको क्या कहते हैं सिग्मा, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कहते हैं सिग्मा। अब सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, इसका मतलब ये हुआ सर अगर सिग्मा कंडक्टिविटी है तो बताओ क्या बन जाएगा लॉ, देयरफॉर जे जो तुम्हें मिला, जे मिला था एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन मिला था एम इंटू मिला था ई, ये क्या है जे, विच इंप्लाइज दैट सिग्मा इंटू ई। वेक्टर फॉर्म में लिखो, ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया ओम्स लॉ खत्म। नेक्स्ट जो है हमारे पास, शाबाश, कौन से हैं, एक सेकंड, हाँ अभी हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं, एक तो है पहला, ध्यान सुनना इधर, किरचॉफ्स लॉस, नजर रखना यहां, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ। चले किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, बात करते हैं किरचॉफ्स लॉस की। किरचॉफ में दो लॉज है, इसमें दो लॉज हैं बेटा। सर एक है करंट लॉ, जिसको तुम जंक्शन लॉ भी कहते हो, दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज लॉ, जिसको लूप लॉ भी कहते हैं। दोनों के दोनों आसान है, आपको समझाएंगे स्टेटमेंट के साथ। नजर रखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें पहला जो आता है जिसको तुम लिखते हो KCL, या लिखते हैं इसके किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ये कहता है कि अगर बहुत सारे करंट्स एक जंक्शन पे मीट करते हैं, मतलब कुछ एंटर कर रहे हैं कुछ लीव कर रहे हैं, मतलब मीट कर रहे हैं, मतलब एक जंक्शन से गुजर रहे हैं, तो कहता है समेशन ऑफ ऑल द करंट्स। मतलब ऐसे मैं लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ सम ऑफ, या अलजेब्रिक सम ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है अलजेब्रिक सम ऑफ, ऐसे मैं अभी समझाऊंगा आपको इसको, अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at a junction is zero, सर मतलब इसका मतलब ये है, मान लो 2 मिनट के लिए, मान लीजिए सपोज करते हैं यहां से, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये मेरे पास एक जंक्शन, यहां से ये मेरे पास एक जंक्शन है, ये मान लो जंक्शन है, सपोज करते हैं यहां से एक करंट आया, इसको मैंने नाम दिया I1, यहां से एक करंट आया, इसको मैंने नाम दिया I2, यहां से एक I3 और I4। नजर रखना मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज ए जंक्शन, इसको नोड भी कहते हैं, दिस इज ए जंक्शन। अब पहली बात तो यह है कि अगर मान लो, अब ध्यान से देखो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, मतलब कहता है कि आने वाले करंट और जाने वाले करंट बराबर होते हैं। मतलब जो जंक्शन होता है, ना तो ये सिंक एक्ट करेगा, ना तो ये सोर्स एक्ट करेगा, ना ये करंट को बनाएगा, ना ये करंट को गायब करेगा। जितना करंट आ रहा है जंक्शन पे और जितना लीव कर रहा है, दोनों के दोनों बराबर है।
मतलब समेशन ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो का मतलब यही है कि एंटरिंग करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब अगर मैं आने वाले करंट्स को मानूं पॉजिटिव, लेट्स सपोज दैट इज अगर मैं आने वाले करंट्स को मानूं पॉजिटिव और जाने वालों को मानूं नेगेटिव, तो बताओ क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 दैट इज इक्वल टू जीरो। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि I1 प्लस I2 इसको यहां ले जाओ, दैट इज I3 प्लस I4, दिस इज जंक्शन लॉ। मतलब करंट जो आने वाले हैं, मतलब सपोज कर दें द इनकमिंग करंट्स आर इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, या करंट एंटरिंग द जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन, ध्यान सुनना इधर, करंट एंटरिंग द नोड, करंट एंटरिंग द जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, करंट लीविंग द जंक्शन। जितनी आई जितनी निकल गई सारी की सारी बराबर, आने वाले जाने वालों के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सॉरी, इसमें चार्ज कंजर्व रहता है, सीधी सीधी बात है। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। खत्म बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो है समेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो है किरचॉफ्स लॉ, अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। दूसरा, आने वाले करंट जाने वाले करंट बराबर होते हैं। अगर मैं एक को पॉजिटिव मानूं जाने वालों को नेगेटिव मानूं, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज करंट लीविंग द जंक्शन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट्स इट। इतना ही तो है, इसके अलावा क्या करूं और क्या पैं करना है इसमें, यही तो लिखना है। दूसरा जो है, दूसरा जिसको हम कहते हैं यहां पे आप नजर रखोगे, इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको कहते हैं लूप लॉ। ध्यान से सुनना इधर, इसको तुम कहो किरचॉफ्स केवीएल कहो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, बस 2 मिनट दे दो, सुन लो ध्यान से। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ने से पहले आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है, आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसको लूप लॉ अगर कहते हैं तो इसका मतलब है आपको एक क्लोज्ड लूप में अप्लाई करना है। दूसरी बात, आपको साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए, लेकिन साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए इससे पहले यह पता होना चाहिए कि ड्रॉप किसको कहते हैं, राइज किसको कहते हैं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल राइज किसको कहते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट एप्लीकेशन है खत्म। मतलब मान लो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनना इधर, सपोज करते हैं एग्जांपल में आपसे कहता हूं, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। एक एग्जांपल ये है। दूसरी एग्जांपल ये है, मान लीजिए ये मेरे पास है रेजिस्टर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसमें करंट जा रही है आई इस डायरेक्शन में और इसमें भी तुम जा रहे हो ए टू बी। ध्यान से सुनना, अगर आप याद रखना इसमें, अगर आप सपोज करते हैं आप दिस इज हायर दिस इज लोअर, अब ए टू बी गए, इसमें भी ए टू बी गए, अब यहां से यहां गए तो दिस इज हायर टू लोअर, इट्स ए ड्रॉप। इसका मतलब दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। ए टू बी अगर जाओगे दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज ड्रॉप, दिस इज ड्रॉप। ध्यान से सुनना, दिस इज ड्रॉप। अगर आप बी टू ए वापस जा रहे हो, बी टू ए वापस जा रहे हो, दिस इज राइज, दैट्स इट। ऊपर से नीचे मतलब हायर टू लोअर जा रहे, दिस इज ड्रॉप, लोअर टू हायर जा रहे, दिस इज राइज। सेम इज द केस हियर। अगर आप ए टू बी गए, दिस इज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। अगर आप बी टू ए जा रहे हैं वापस, दिस इज राइज। अब इसमें साइन कन्वेंशन लेने के 2 तरीके हैं, आपकी मर्जी, आंसर दोनों में सेम आएगा। साइन कन्वेंशन की बात यह है कि इसको एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, जहां आपको पॉजिटिव सामने आए वहां पॉजिटिव रख दो, जहां आपको नेगेटिव सामने आए वहां नेगेटिव रख दो। मतलब आप, अगर मैं तुमसे कहूं साइन, ऐसे मान लो, ऐसे कहता हूं मैं साइन कन्वेंशन में, फिर लॉ को समझाता हूं। अगर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, 2 तरह के साइन कन्वेंशन है। अगर ड्रॉप हो रहे नेगेटिव रख दो नेगेटिव। अगर ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव साइन रख दो, अगर राइज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन रख दो। लेकिन इससे बढ़िया तरीका यह है कि अगर ड्रॉप हो रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ड्रॉप हो रहा है तो साइन कन्वेंशन, क्योंकि उसको तो फिर दूसरे वाले को उल्टा लेना ही पड़ेगा। ड्रॉप
कर रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लो, अगर राइज हो रहा है तो इसको नेगेटिव ले लो। उल्टा भी हो सकता है, तुम अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन रख सकते हो, जहां ड्रॉप वहां तुमने नेगेटिव रखा, लेकिन अगर तुमने ड्रॉप को नेगेटिव रखा तो राइज को पॉजिटिव रखना है, बस इतना ही है। या उल्टा ऐसा भी, मतलब जहां पॉजिटिव दिखे वहां पॉजिटिव लगा तो जहां नेगेटिव सामने आया वहां नेगेटिव लगा तो दैट्स इट। मैं समझाता हूं कैसे, मतलब इतना याद रखो, एक ही याद रखो। अब चलो इसी पे हम बात करते हैं। अगर ड्रॉप हो रहा है, अगर ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो पॉजिटिव मान लो, अगर राइज हो रहा है तो नेगेटिव मान लो, ठीक है। अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना इधर, लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना इधर। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, हमको साइन कन्वेंशन समझ आया, ड्रॉप समझ में आया। अब लॉ कहता है कि समेशन ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड पोटेंशियल राइजेस, sum of potential drops and potential rises, sum of potential drops and potential rises in a, याद रखना, in a closed loop is zero। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, summation of voltage in a closed loop is always zero। ये अच्छा स्टेटमेंट है। समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड पोटेंशियल राइजेस इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप्स और पोटेंशियल राइजेस का सम एक क्लोज्ड लूप में जीरो है, इसको कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। साइन कन्वेंशन को कैसे रखेंगे, जहां ड्रॉप लग रहा है, अगर हायर टू लोअर गए पॉजिटिव रख दो, लोअर टू हायर गए नेगेटिव रख दो। उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं आपसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करते हैं ये मेरे पास एक क्लोज्ड लूप है, 2 मिनट समझना। चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहां पे ये रेजिस्टेंस है R, इसका E1 EMF, इसका E2 EMF, इसका E3, ठीक। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। शुरू करो। सपोज करते हैं मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, खत्म भी वहीं पे करूंगा। क्लोज्ड लूप है ना, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे जाओगे, तभी तो समेशन जीरो लिखोगे। सवाल सबसे पहले ये है कि लेट्स सपोज कि अगर मान लो सपोज तुमने यहां से शुरू करा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, ऐसे समझो, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। ये बैटरी का तो पता ही है नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर करंट यहां से जा रही है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अगर यहां से जा रही है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अगर यहां से जा रही है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव। यहां से लिखना स्टार्ट करो। मैंने बोला जहां ड्रॉप है, जहां पॉजिटिव सामने आए वहां पॉजिटिव रख दो। कर लो यहां से स्टार्ट। लेट सपोज करंट चल रही है आई, तो लिखेंगे सपोज अप्लाई केसीएल। अगर हम लिखेंगे एग्जांपल अप्लाई केवीएल, अप्लाई करो केवीएल, अप्लाई करो केवीएल, तो क्या लिखोगे, शाबाश। पहला लिखेंगे ड्रॉप आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R1 प्लस, फिर क्या आया नेगेटिव क्या लिखोगे E1, फिर क्या सामने पॉजिटिव को लिखोगे IR2, फिर क्या आया नेगेटिव को लिखोगे E2, फिर क्या आया नेगेटिव को लिखोगे यहां पे E3, और ये सारा किसके बराबर है, जीरो के बराबर। देखो यहां से गए वापस IR1, मैंने बोला ना साइन कन्वेंशन, अगर ड्रॉप को आप नेगेटिव रखोगे तो राइज को पॉजिटिव रखो, अगर ड्रॉप को ही आप पॉजिटिव रखोगे तो राइज को नेगेटिव रखो। जहां पॉजिटिव दिखे वहां पर पॉजिटिव लिखो। ये मैं अब शॉर्टकट में बोलूंगा, जहां पॉजिटिव दिखे वहां पॉजिटिव रखो, जहां नेगेटिव पहले आया वहां नेगेटिव रखो। तो यहां पहले पॉजिटिव आया IR1 पॉजिटिव नेगेटिव IR1 माइनस E1 प्लस IR2 माइनस E2 माइनस E3 दैट्स इक्वल टू 0 एंड दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट्स इट। अब इस पूरी कहानी में क्या कंजर्व रहेगा, इस पूरी कहानी में एनर्जी कंजर्व रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन conservation of energy, based on conservation of energy, based on conservation of energy, that's it। next जो last question में हमको है शायद लास्ट क्वेश्चन में हमको है व्हीटस्टोन ब्रिज।
देखो बेटा लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, पहले तो एक बात याद रखो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अब सब जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूर से समझ में आ जाता है कि ये जो सर्किट है सीरीज में पैरेलल में, दूर से समझ में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, ना सीरीज में होता है ना पैरेलल में होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं, 2 मिनट के लिए मैं आपसे कहता हूं, अगर मान लो सपोज करते हैं ये मेरे पास है रेजिस्टर, ये ध्यान से सुनना, ये है मेरे पास और एक रेजिस्टर। लेट्स सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। ठीक, बीच में और एक रेजिस्टेंस है, दिस इज R5। ठीक, आपसे मैं कहता हूं यहां पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, सपोज मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। आपसे सवाल यह है कि बताओ इसमें सीरीज कौन है पैरेलल कौन है। लेट्स सपोज कि यहां पर पोटेंशियल है V, यहां पर है 0, ये V है ये 0 है, इसका पता ही नहीं। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? ना कोई सीरीज में ना कोई पैरेलल में इनमें। अब इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या यूज करा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमको अननोन रेजिस्टेंसेस निकालने का एक बेसिक फंडा है, ये ध्यान सुनना इधर। नेक्स्ट ध्यान सुनना इधर, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम करता है? पहली बात तो यह है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। It is a combination of 4 resistances where we get the value of one resistance, unknown resistance in terms of the rest. मतलब आपको 4 रेजिस्टेंसेस दिए हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसी सिचुएशन बनाएंगे हम जिसमें से अननोन रेजिस्टेंस हम तीनों और नोन रेजिस्टेंस के टर्म्स में बाहर निकालेंगे। दैट्स इट। जैसे अगर मैं लिखूं अरेंजमेंट ऑफ, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, arrangement of 4 resistances where we get the value of unknown resistance in terms of rest। ठीक है, 4 रेजिस्टेंसेस होंगे इसमें बीच में एक ब्रिज भी होता है। ठीक है, 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं इसमें। जो अननोन रेजिस्टेंस है उन 4 रेजिस्टेंसेस की टर्म में हम निकालते हैं, दैट्स नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में ध्यान सुनना इधर, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको सवाल आता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बताओ, डिराइव करो। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आपको डिराइव करनी है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मैं बताता हूं क्या करना है, ध्यान सुनना इधर। लेट्स सपोज ये मेरे पास अरेंजमेंट है, ध्यान सुनना इधर। ये है ये होता है इस तरह का अरेंजमेंट। ये मेरे पास है 4 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, दिस इज प्लस एंड सॉरी थोड़ा हाईलाइट करते हैं इसको, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस है V। मतलब अगर ये V है तो ये है 0। बीच में लगाऊंगा मैं एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, शाबाश ध्यान सुनना। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। अब सुनना ध्यान से, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें सवाल क्या आता है, आपको इसकी बैलेंस्ड कंडीशन बतानी है। बैलेंस्ड कंडीशन कब डेवलप होती है, ध्यान सुनना इधर। बैलेंस्ड कंडीशन तब डेवलप होती है कि अगर मान लो सपोज करते हैं यहां से करंट गया I, अगर यहां से करंट गया I तो मान लो 2 मिनट के लिए यहां से करंट जा रहा है I1, यहां से करंट जा रहा है I2। ठीक, अगर गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई,
लेट्स सपोज गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है तो तब हम कहते हैं कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस हो गया, और उस टाइम पे जो बैलेंस्ड कंडीशन है उस टाइम पे R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4। मतलब कंडीशन ये है, ध्यान सुनना इधर, ऐसे लिखोगे आप, इफ galvanometer shows no deflection, मैं समझाता हूं अभी फिर से ध्यान से सुनना। if galvanometer shows no deflection, that is Ig is equal to 0, then bridge is balanced। तब ब्रिज को बैलेंस कहा जाता है, ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। ये कंडीशन। अब ये कंडीशन डिराइव कैसी होगी वो ध्यान से सुनना। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा सर मैंने ये कहा कि अगर यहां से करंट आई इसमें गई I1, इसमें गई I2, अगर ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 0 तो ये करंट यहां से गुजरेगा I1 और ये करंट यहां से गुजरेगा I2। लेट्स सपोज कि अगर ये डिफ्लेक्शन ना दिखाता तब कुछ करंट यहां से भी जाता। अब बैलेंस्ड कंडीशन तभी होती है कि जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। जब गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब यहां से निकलने वाला जो करंट है दैट इज इक्वल टू 0। उस टाइम पे ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है, और जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इसका कोई काम नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका पोटेंशियल है x तो इसका पोटेंशियल भी होगा x। फिर से सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस है। व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस है जिसमें हमको अननोन रेजिस्टेंस बाकी 3 के टर्म में बाहर आती है। अब इसके में जो कंस्ट्रक्शन है, 4 रेजिस्टेंसेस कुछ ऐसे दिए, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगाया है, बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब अगर बीच में गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई तो ये ब्रिज को बैलेंस्ड कंडीशन में बोला जाता है। उस टाइम दिस रेशियो दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस इज इक्वल। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना इधर। मैं आपको यही भी प्रूफ दिखाता हूं, ध्यान सुनना इधर। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनना इधर। इसका प्रूफ कुछ ऐसा है, ध्यान से नजर रखना, बस हो गया। इसका प्रूफ कुछ ऐसे है, अगर मैं आपसे कहता हूं 2 मिनट दीजिए मुझे, नजर रखना इधर। लेट सपोज आपने क्या बोला, दिस इज R1, इसको क्या बोला, दिस इज R3, इसको क्या बोला, दिस इज R2, यही तो बोला, दिस इज R4। बीच में गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना, 0। ये है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज V, दिस इज 0, दिस इज V एंड दिस इज 0। एक बात बताइए जरा, एक बात बताइए सर, अगर मैं आपसे कहूं इसमें करंट नहीं जा रही है, लेट सपोज यहां से गया I, ये गया I1, अगर ये करंट 0 तो ये भी कितना I1, ये अगर है I2 तो ये भी कितना I2, तो ये अगर X तो ये भी कितना X। अब इस सिट्रेज में लगा दो ओम्स लॉ, बताओ पहली वाली इस सिट्रेज में बताओ क्या क्या इक्वेशन बनेगी। देखो V माइनस एक्स इज इक्वल टू IR1। चलो ठीक, बताओ अब यहां से यहां तक V माइनस एक्स इज इक्वल टू I इंटू R1। V माइनस एक्स क्या आएगा, V माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज I1, सॉरी दिस इज I1, ये वाला क्या हुआ I2 R3। ध्यान सुन, V माइनस एक्स, दिस इज V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R1, V माइनस एक्स इक्वल टू I2 R3, तो दोनों बराबर, विच इंप्लाइज दैट I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। होगी पहली इक्वेशन। नाउ सेकंड, आ जा यहां से यहां आ जा, बता क्या लिखेगा। नाउ हम लिखेंगे शाबाश नेक्स्ट, x माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, I1 R2, x माइनस 0, फिर से वही कहानी सर, x माइनस 0, दिस इज I2 R4। कुछ नहीं करा मैंने, V माइनस एक्स, x माइनस 0, तो बताओ यहां पर और एक इक्वेशन मिली ना, दिस वन इज इक्वल टू दिस, I1 R2 is equal to I2 R4। दिस इज इक्वेशन नेक्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो बताइए फिर क्या लग रहा है, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, बस हो गया। क्या थी पहली इक्वेशन, I1 R1 इज इक्वल टू I1 R3, यही तो थी। देखिए I1 R1 is equal to I1 R3, I2 R3, सॉरी I2 R3। दूसरी I2
एक सेकंड, कौन सी वाली? I1 R2, सॉरी, I1 R2 यही दो इक्वेशन है। I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। डिवाइड कर दो, छम 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 छम, बताओ क्या आया? R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये है इसकी बैलेंस्ड हीट, ये बैलेंस्ड कंडीशन। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये आपका चैप्टर खत्म। मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई के साथ साथ अपने सेहत का ख्याल रखना सबसे पहले। सलामत रहो, अल्लाह हाफिज।